नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक प्रोसेस समझनी पड़ेगी और वो प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है हमारे पास और लिक्विड ले लिया हमने, लिक्विड वन, मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, वो वन से रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विड वन के मॉलिक्यूल है इसमें। कुछ मॉलिक्यूल अंदर है बल्क में और कुछ सरफेस के ऊपर है। यहाँ पे ये सरफेस के मॉलिक्यूल है। अब ये जो बल्क में मॉलिक्यूल है और सरफेस में मॉलिक्यूल है, तो जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसका जो फोर्स होता है वो चारों तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और आपका जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं। तो कई बार आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे कि अगर पानी डाल देते हैं तो टेस्ट ट्यूब में पानी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। वो सब सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल डाउनवर्ड फोर्स फील करते हैं। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी लेके ही वो ऊपर तक पहुंचे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस molecules is more than other molecules। और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनका एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो लेस फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। अब ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होगा कि ये जो आपके लिक्विड वन के जो मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, इवेपोरेट करेंगे और ऊपर जाएंगे। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये वेपर बन के, अगर ये ओपन कंटेनर है तो ये वेपर बन के क्या निकल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। वेपर वेपर क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे। और ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन अगर वेपर प्रेशर को समझना है तो वेपर प्रेशर को हमें इसी प्रोसेस को क्लोज कंटेनर में समझना होगा। अब क्लोज कंटेनर में क्या होगा, अगर यही आपका ओपन की जगह क्लोज कंटेनर होगा, अगर इसी को ही हम क्लोज कंटेनर कर देंगे यहां से, तो ये वेपर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे इन केस ऑफ क्लोज कंटेनर। वेपर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे। वेपर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर, वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा आफ्टर सम टाइम कि वेपर, लिक्विड चेंज हो रहा है आपका वेपर में,
और वेपर से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड। ठीक है ना। तो इवेपोरेशन और वेपर जो कन्वर्ट हो रहे हैं वापस लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे इन क्लोज कंटेनर, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। अब ये जो वेपर के जो मॉलिक्यूल है, ये वेपर के जो मॉलिक्यूल है, ये प्रेशर लगाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसे ही बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। तो प्रेशर exerted by vapors on the surface of liquid is called vapor pressure। तो वेपर के जो मॉलिक्यूल है वो प्रेशर लगाएंगे सरफेस पे, इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर डिपेंड किस किस पे करता है वो भी देख लेंगे। तो प्रोसेस क्या हुई आपका, इन क्लोज कंटेनर आप लिक्विड लोगे, लिक्विड है उसके क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। वेपर स्ट्राइक करेंगे वॉल के कंटेनर के वॉल के साथ और वापस किस में चेंज होंगे, लिक्विड में चेंज होंगे। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड उसे क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है वो देखो, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड सबसे पहले करता है बेटा टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। मतलब विद टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। एक आपका जो साइज ऑफ कंटेनर है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रेशर, वेपर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे तो उस पर डिपेंड वेपर प्रेशर नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि आप सब्सटेंस क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल H2O ले रहे हो या मिथेनॉल ले रहे हो या इथेनॉल ले रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगा। अब H2O है, H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इथेनॉल। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, अगर आपका एक कंटेनर में H2O है तो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। और एक H2O का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तक बना सकता है, लेकिन इथेनॉल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका C2H5OH है तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो इन दोनों में जो वेपर है वो वेपर ज्यादा बनेंगे किसके, इथेनॉल के। अगर इथेनॉल के वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी इथेनॉल का ही ज्यादा होगा। मतलब प्रेशर ऑफ C2H5, वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है। अब आप इसको क्या बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ C2H5, इसको डिनोट कैसे करेंगे, C2H5OH या H2O के। जैसे ये लिक्विड 1 के वेपर है और ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो प्रेशर को, यहाँ ये प्योर लिक्विड है, यहाँ इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो यहाँ नो प्योर को डिनोट करेंगे P0 और 1 के लिए 1 लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विड 2 लोगे तो 2 लगाएंगे, 3 लोगे तो 3 लगाएंगे। तो इस तरीके से आप प्योर फॉर्म को नोट से डिनोट करोगे।
कि कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस हम प्योर लेंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट, इसी में ही आपका कि सब्सटेंस जो होंगे वो आपके दो टाइप के होंगे, जिससे आपका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो क्या होगा, सब्सटेंस आपके दो होंगे, या तो वोलेटाइल होंगे या होंगे नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर बनाते हैं। नॉन वोलेटाइल होते हैं जो आपके वेपर नहीं बनाते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका H2O हो गया, CH3OH हो गया, ठीक है, आपका फिनोल हो गया, C6H5OH हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, C2H5OH। तो इन सब के वेपर बनते हैं, तो ये आपके हो गए वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में जितना भी दे रखा है एनसीईआरटी में वो लगभग आपको सॉलिड सॉलिड सोल्यूट का एग्जांपल लेना है, मतलब सॉलिड का एग्जांपल लेना है। जैसे आपका NaCl हो गया, शुगर हो गया, या फिर आपको लेना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और सुक्रोज मतलब शुगर का आपका होता है C12H22O11। या फिर आपका यूरिया, यूरिया होता है आपका NH2CONH2। तो ये सब नॉन वोलेटाइल हैं जिनके वेपर नहीं बनते, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस है जिनके वेपर बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि वेपर प्रेशर पढ़ना है जब दो वोलेटाइल को, मतलब यहाँ पे जितने भी जो वेपर बनाएंगे ये सब लिक्विड की फॉर्म होगी, लिक्विड की फॉर्म होगी। यहाँ जो वेपर नहीं बनाएंगे वो सॉलिड फॉर्म होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब आप अगर दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा। मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आप लिक्विड लिक्विड मिक्स करोगे तो लिक्विड फॉर्म है वो वोलेटाइल है, और दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब आपका सॉलिड अगर आप मिक्स करोगे लिक्विड में तो सॉलिड जो पार्ट है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसके वेपर नहीं बनते। यहाँ हम दोनों जो पार्ट ले रहे हैं वो वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो लिक्विड लो, एक लिक्विड आप 1 लो, प्योर लिक्विड 1, और आप लो एक प्योर लिक्विड 2। अब यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब 1 के हैं, और वेपर भी किसके हैं, 1 के हैं। यहां जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो आपके 2 के हैं, और जो वेपर है वो भी आपका 2 का है। ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म होगा तो मैंने आपको बताया था ये होगा इसका प्रेशर P01, और इसका प्रेशर हो गया P02, प्योर प्रेशर। अब इनको क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करना है तो मिक्स करने के बाद अब जो नया दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना उसमें 1 भी प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है। मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा वो 1 का होगा, फिर 2 का, ऐसे 1 2 1 2, ठीक है, दोनों के ही होंगे। अब इनका जो वेपर फॉर्म होगी, मतलब जो वेपर बनेगी वो 1 की भी बनेगी, 2 की भी बनेगी, 1 की बनेगी और 2 की बनेगी। मतलब जो प्रेशर आएगा, अब जो प्रेशर आएगा वो 1 की वजह से भी आएगा और 2 की वजह, दोनों की वजह से आएगा मिक्स। लेकिन ये प्योर फॉर्म है और ये दोनों को मिक्स कर दिया तो ये फॉर्म अब प्योर नहीं रही। मतलब यहाँ पे आप है ना प्रेशर को P01 नहीं बोल सकते और इसको P02 नहीं बोलोगे।
क्यों? क्योंकि ये प्योर फॉर्म नहीं है, तो प्योर नहीं है तो इसको सिंपली बोलेंगे P1 और इसको P2, मतलब पार्शियल प्रेशर, यहां वर्ड यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। तो यहां से अब आता है रोल्स लॉ। रोल्स क्या कहता है? रोल्स लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन 1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये आपका रोल्स लॉ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब यहां से आपका नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन 1 है और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन 2 है। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो K आएगा, और K की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर प्योर लिक्विड वन लिक्विड के लिए क्या होगा? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है वो भी देख लो। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले भी वीडियो बनाई हुई है। मोल फ्रैक्शन अगर 1 का आपको निकालना है तो क्या होगा? N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स 1 और 2 का नीचे रहेगा। अगर मोल फ्रैक्शन 2 का निकाल रहा है तो N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और दोनों का जो सम होता है मोल फ्रैक्शन 1 और 2 का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अगर आप प्योर लिक्विड 1 की बात करो तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 की तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और मोल फ्रैक्शन 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के 1 आना चाहिए, और यहाँ प्योर लिक्विड 1 की बात हो रही है तो मोल फ्रैक्शन 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वह 2 है ही नहीं। और लिक्विड 1 की बात कर रहे हैं, ओनली प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उस केस में P1 इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? P01। इस इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे P1 की जगह पुट करो P01 और K, और मोल फ्रैक्शन 1 की जगह पुट करो 1, तो K की वैल्यू क्या आई? P01। तो यहां से फॉर्मूला बन गया P1 इज इक्वल टू P01 मोल फ्रैक्शन 1। सेम यहां पे भी क्या फॉर्मूला बन जाएगा? P2 इज इक्वल टू P02 मोल फ्रैक्शन 2। सिमिलरली यहां पे भी, तो P0 जो फॉर्म है वो किसको दिखा रही है? प्योर फॉर्म को। ये आपका हो गया रोल्स लॉ। नेक्स्ट, अब इसी में ही आगे क्या करना है आपको? टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं देखो बेटा, इसको ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब टोटल प्रेशर निकालना किसने सिखाया? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने वाली जो फॉर्म है 11th में पढ़ा है कि टोटल प्रेशर डाल्टन ने बताया कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे? P1 प्लस P2, दो फॉर्म हमारे पास प्रेशर की, और दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या है? P01 मोल फ्रैक्शन 1, और ये क्या है? P02 मोल फ्रैक्शन 2। और यहां से हम क्या रख सकते हैं? दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी फॉर्म को 1 की फॉर्म में लेके आओ, मोल फ्रैक्शन 1 की फॉर्म में। P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P01 मोल फ्रैक्शन 1 प्लस P02 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। तो यहाँ से फाइनली आप लिख सकते हो P01 मोल फ्रैक्शन 1 P02 माइनस P02 मोल फ्रैक्शन 1। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो कॉमन लेके, लेकिन ये आपकी जो इक्वेशन बनी टोटल प्रेशर की, ये बनी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जो टोटल प्रेशर बताता है। एनसीईआरटी में एक तो ये है आपका स्टार्टिंग में,
फॉर्मूला रोल्स लॉ पे, और उसका टोटल प्रेशर जो निकाल रखा है वो क्या है, डाल्टन लॉ के ऊपर है, जो दोनों का सम है, P1 प्लस P2 का सम है। नेक्स्ट अब इसमें जो टॉपिक है वो पढ़ना है हमें, अब इस रोल्स लॉ के ऊपर ग्राफ पढ़ना है, जो दो लिक्विड को मिक्स करने पे जो हमारा प्रेशर आता है, और इस सारी प्रोसेस का ग्राफ कैसे बनता है देखो। ग्राफ के लिए क्या करना है आपको, ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो यहाँ आपको मोल फ्रैक्शन 1 की वैल्यू जहाँ 1 होगी तो मोल फ्रैक्शन 2 की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों का सम 1 है। मोल फ्रैक्शन 1 की वैल्यू 0 होगी तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे आपको ग्राफ इस तरीके से बनाना है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा प्योर प्रेशर ऑफ 1, प्योर प्रेशर ऑफ 2, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, और ये आपका हो गया P टोटल, P1 प्लस P2। अब यहां से आपको देखना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे जो लाइन है वो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इस तरीके से क्यों बनाया, अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल आप H2O को मिक्स करते हो इथेनॉल में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका थोड़ा कम होता है, लगभग 70 के आसपास। अब इन दोनों में से वेपर अगर इनको मिक्स किया हुआ है तो वेपर किसके जल्दी बनेंगे और ज्यादा बनेंगे, इथेनॉल के। तो इथेनॉल अगर दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एक का वेपर प्रेशर कम है और एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इनके फॉर्मूले पे। फॉर्मूले क्या है वो दो लिख लेंगे, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 मोल फ्रैक्शन 1 और P2 इज इक्वल टू P नॉट 2 मोल फ्रैक्शन 2। जैसे फॉर एग्जांपल 1.56 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 mixed with 1.00 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या आप ले सकते हो H2O ही ले लो, फॉर एग्जांपल H2O। सिंपली इनको मिक्स किया तो आपका यहाँ पे प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, P नोट ऑफ C6H6 इज गिवन फॉर एग्जांपल 300 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी mmHg, और यहाँ आपका प्योर प्रेशर ऑफ H2O भी दिया हुआ है 200 mmHg। तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ C6H6 पार्शियल प्रेशर ऑफ और प्रेशर ऑफ H2O निकालना है, और टोटल प्रेशर निकालना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, पहले आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 निकालोगे तो आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 और मिक्स विद वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आपका ये निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे C6H6, तो यहाँ पे बेंजीन का मोलर मास आएगा 78 आएगा, और गिवन मास कितना है 1.56। तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ऐसे ही आप यहां से निकालोगे H2O का,
गिवन मास इज 1 एंड मोलर मास इज 18। तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहां से आप निकालोगे तो फाइनली क्या कर सकते हो, पॉइंट आउट हटा के 1.78 इंटू 100, ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया, तो फाइनली 0.02। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू 0.02 या 0.02 प्लस 1/18, और यहाँ पे दोनों का सम होता है। अगर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी तो आप इसको कैसे करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1, तो आप इसमें से माइनस करके किसका निकालोगे, H2O का। और ये वैल्यू पुट कहाँ होंगी, आपको अगर प्रेशर ऑफ C6H6 निकालना है तो आपको प्योर फॉर्म प्रेशर दिया हुआ है 300 एंड मोल फ्रैक्शन की ये जो वैल्यू है ये पुट हो जाएगी यहाँ पे 0.02 प्लस 1/18, ये आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ C6H6। और ऐसे ही आपका प्रेशर ऑफ किसका आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O इज 200 प्लस यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो यहाँ पुट हो जाएगी, तो ये आपका दोनों का प्रेशर आ जाएगा। और दोनों का सम करेंगे यहाँ पे, तो सम क्या होगा, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ H2O, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। Next topic is vapor pressure of solution containing solid in liquid. Next topic is vapor pressure of solution of solid in liquid. अब जो सॉलिड आपका लेंगे, सॉलिड फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन वोलेटाइल। मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड फॉर्म लिया, H2O लिया, 1 सरफेस मॉलिक्यूल है, और वेपर क्या बनेंगे 1 and 1 इन ए क्लोज कंटेनर, तो इसका प्रेशर क्या हो गया P01। और यहाँ पे आपने जो 2 फॉर्म ली वो क्या लिया आपने, सॉलिड फॉर्म ली, सॉलिड फॉर्म ली। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म होती है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इसका प्रेशर ही नहीं है। अब दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ भी होंगे, 1 के भी होंगे, 2 के भी होंगे, 1 के भी होंगे, 2 के भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रेशर होगा वो ओनली इसकी वजह से होगा, लिक्विड 1 की वजह से। मतलब यहाँ जितना भी प्रेशर के है वो वेपर 1 की वजह से है, और दोनों को मिक्स कर दिया तो वो प्योर नहीं रहा, तो ये क्या आ जाएगा P1। लेकिन जो सेकंड फॉर्म है, ये जो आपकी सॉलिड फॉर्म है, ये वेपर नहीं बनाएगी, और यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे भी है, इस वजह से वेपर 1 के जो मॉलिक्यूल है, वेपर 1 के जो मॉलिक्यूल है वो कम है, तो इस वजह से क्या हो गया, प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के मॉलिक्यूल सरफेस है, सरफेस के ऊपर है, इस वजह से प्रेशर 1 कम है, क्योंकि वेपर भी कम बन रहे हैं। इसके कम बन रहे हैं, वेपर 1 के कम बन रहे हैं। क्यों कम बन रहे हैं, क्योंकि सॉलिड को मिक्स करने के बाद सॉलिड के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे सरफेस पे हैं। ठीक है, मिक्स होने के बाद, तो यहां से क्या पता चलेगा आपको कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
अगर आप ऐड करते हो इन प्योर सॉल्वेंट, तो आपका इस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जो प्योर फॉर्म है उसका प्रेशर ज्यादा है, P01 का प्रेशर ज्यादा है किससे, इम्प्योर फॉर्म से। ठीक है, तो ये रिलेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे लोअर हो गया प्रेशर किससे, प्योर फॉर्म से। ठीक है, तो जब भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रोल्स लॉ अगेन यहां पे वही लगेगा, P1 is directly proportional to mole fraction 1, P1 is equal to P naught 1 mole fraction 1। ठीक है, तो टू फॉर्म आपकी किसकी है, सॉलिड की है, सोल्यूट फॉर्म ली हमने, सोल्यूट। वन किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सोलवेंट का। और यहाँ पे आपको पता है मोल फ्रैक्शन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सम 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन 2। या तो ये फॉर्मूला मिलेगा या फिर आपको P1 इज इक्वल टू P नॉट 1, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। सोल्यूट की फॉर्म में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 मल्टीप्लाई होके P नॉट 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब ये इधर आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप फाइनली, P नॉट 1 माइनस P1, ठीक है, इज इक्वल टू P नॉट 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। और फाइनली आप इसको कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन P नॉट 1। आगे जाके ये फॉर्मूला आगे जाके यूज होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये फॉर्म बनी, ये फॉर्मूले की फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लो पहले प्रेशर 100 था, ऐड करने के बाद हो गया 70, तो प्योर प्रेशर है 100, फॉर्मूला आपका क्या है, P नॉट 1 माइनस P1 अपॉन P नॉट 1। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या है, प्योर प्रेशर 100 है, मिक्स करने के बाद कितना हो गया 70 और 100, मतलब इस फॉर्म को, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आप इसको नीचे से रिलेट कर रहे हो तो पूरी फॉर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है पहली, जो आगे जाके आपको पढ़नी है। तो ये ही दो आपके फॉर्मूले हैं, या तो ये दिखेगा आपको बुक में या फिर ये।